हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान विषय का क्लास 8th का 8th चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे बल और दाब से संबंधित। तो जो भी रेलवे वगैरह या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काम की है, और साथ में ही जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा, ताकि आपको एक एक चीज़ आराम से क्लियर हो जाए। इससे पहले जो है 7 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक वाइक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो अध्याय 8, जिसमें हम बात कर रहे हैं बल और दाब की, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि कक्षा 7th में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम यह कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी क्या सुनिश्चित करती है। आप यह भी जानते हैं कि ज़मीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज कैसे हो जाती है, अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल जाती है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग सुनिएगा, एक एक चीज़ को खुद से ही कोशिश कीजिएगा कि दिमाग में थीम बनती रहे कि आखिर में गति ज़्यादा कम कैसे होती है। चलिए आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों का स्मरण करें। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं। किसी गतिशील गेंद को और तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं। एक गोल रक्षक गेंद को किस प्रकार रोकता है। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक, बल्लेबाज, यहाँ पर इस टाइप से कुछ डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। पहले इनको समझ लीजिएगा। पहला जो गोला है, गोल रक्षक या गोली कहते हैं, जो गोल रोकता है गोल को बचाते हुए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर बी वाला जो चित्र दिख रहा है उसमें हॉकी का खिलाड़ी जो है गेंद पर प्रहार कर रहा है और दिशा भी बदल सकता है। और यहाँ पर सी दिख रहा होगा आपको, क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए। तो यहाँ पर क्षेत्र रक्षक बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं। चित्र 8.1 में अभी आपने देखा ही होगा। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है, अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे, ठीक है ना। चलिए 8वें चैप्टर का पहला टॉपिक यहाँ पर आता है बल, अपकर्षण और अभिकर्षण, ठीक है। तो देखो, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, हिट मतलब लात मारना या प्रहार करना, ठीक है। धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, आइए ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए दूसरे यहाँ पर देखो, दूसरे पेज पर आते हैं जिसमें क्रियाकलाप आप लोगों के सामने है। क्रियाकलाप 8.1, इसमें लिखा हुआ है कि सारणी 8.1 में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें कुछ ऐसी ही अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उदाहरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में पहचानिए और सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है। यहाँ पर देखो सारणी 8.1 दिख रही होगी, इसमें देखो कुछ कार्यों को अपकर्षण और अभिकर्षण के रूप में पहचानना। जैसे कि यहाँ पर स्थिति का वर्णन है, एक तरफ कार्य है और कार्य को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण और अभिकर्षण में। तो मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, तो इसको कहेंगे धक्का देना, खींचना, उठाना, हाँ या हाँ। तो अभिकर्षण भी है, अपकर्षण भी है। इस प्रकार से ये जितने भी उदाहरण दे रखे हैं आप खुद सेल्फ से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो,
क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण यानी कि होता है खींचना, अपकर्षण यानी कि धक्का देना, अतः दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या हम इनमें से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना यानी कि अपकर्षित करना और खींचना यानी कि अभिकर्षित करना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी कि अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को बल कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। देखो, मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव या अभिकर्षण है? किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप सोचते हैं, यह खिंचाव अभिकर्षण है या धक्का अपकर्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात हो चुकी है। अब यहाँ पर 8वें चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है उस पर बात करते हैं। देखो, बल अनोन्य क्रिया के कारण लगते हैं। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है। चित्र 8.2a के अनुसार क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार में गति आएगी? देखते हैं पहले 8.2। ये देखो, इस टाइप का चित्र है। कोई व्यक्ति अगर यह खड़ा हुआ है तो क्या इसमें गति आएगी? नहीं, क्योंकि इसके पास कोई जादू टोना थोड़ी है। अगर ये धक्का देगा तो गति आ सकती है। देखिएगा, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात वह इस पर बल लगाता है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। यह तो सीधी सी बात थी, आप समझ गए होंगे। देखो, पहले यहाँ पर यह आदमी खड़ा हुआ था, ये कार वाला यहाँ पर खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, जो भी है ना। यहाँ पर कोई काम दोनों नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कार खड़ी है, आदमी भी खड़ा है। ठीक है, कोई कार्य नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे ही आदमी ने धक्का लगाना स्टार्ट किया तो गाड़ी आगे की ओर चलना स्टार्ट कर देगी। कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। यहाँ पर दो लड़कियां दिख रही होगी, कौन किसे धक्का लगा रहा है ये देख रहा होगा आपको, देखो, है ना। अभी अपन इसमें पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा कौन किसको धक्का लगा रहा है। चित्र 8.3 तीन स्थितियां दर्शाता है जिनमें संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है, कौन धक्का दे रहा है? ठीक है, चित्र 8.3 अभी मैंने बताया था आपको, दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत हो रही है। और चित्र 8.3 में क्या हो रहा है, लड़कियों का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। 8.3 में क्या हो रहा है, ये गाय को क्या कर रहा है, खींचने का कोशिश कर रहा है। आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पर जो है दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। क्या यह बात आदमी और गाय पर भी लागू होती है? इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अनोन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अनोन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। बलों की खोजबीन पर हम बात करेंगे। आइए बलों के बारे में कुछ अधिक सीखने का प्रयत्न करते हैं। क्रियाकलाप 8.2 यहाँ पर दिया गया है, जिसमें देखो, कोई भारी वस्तु जैसे मेज या संदूक लीजिए जिसे आप जोर से धकेलने पर ही गति में ला सकें। इसे अकेले धकेलने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इसे खिसका पाते हैं? अब अपने किसी मित्र से कहिए कि बक्से को उसी दिशा में धकेलने में आपकी सहायता करें। चित्र 8.4a, क्या आप अब इसको खिसकाना आसान है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अब उसी वस्तु को फिर से धकेलिए, लेकिन इस बार अपने मित्र से कहिए वह इसे विपरीत दिशा में धकेले। क्या वस्तु गतिमान होती है? यदि यह गति में आती है तो इसकी गति की दिशा को नोट कीजिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप में से कौन अधिक बल लगा रहा है? देखो, इस टाइप से है ना, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो पहले तो क्या कर रहे हैं, ये एक ही दिशा में धक्का लगा रहे हैं तो आराम से बहुत स्पीड पे जाएगा। दूसरी बार में क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, ये मान लो। ठीक है, क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियां एक रस्सी को विपरीत दिशा में खींचती है। दोनों टोलियों के सदस्य रस्सी को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, ये रस्साकसी का खेल चल रहा है। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। क्या यह चित्र 8.3b में दर्शाए अनुसार स्थिति के अनुसार समान नहीं है? जो टोली अधिक जोर से खींचती है, अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही खेल में विजय होती है। यह उदाहरण बल के बारे में क्या सुझाते हैं? किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। अब स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 8.2 में जब आप और आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धक्का लगाया तो क्या हुआ? तेजी से स्पीड पे किसकी होगी?
यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इन पर लगने वाला कुल नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। क्रियाकलाप 8.2 में जब आप दोनों भारी संदूक को विपरीत दिशा में धकेल रहे थे तो आपने क्या देखा था। स्मरण कीजिए कि रस्सा कसी के खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बराबर बल लगाकर खिसकती है तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल की प्रबलता प्राय इसके परिणाम से मापी जाती है। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना भी आवश्यक है जिससे बल कार्य करता है। यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। अब यहाँ पर पहेली पूछ रही है, क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हैं तो उस पर लगने वाला नेट बल क्या होगा, शून्य होगा। ऐसा इसने कहा है। देखिए अब पढ़ते हैं आगे। सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इसका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। यहाँ पर 8वें चैप्टर का चौथा पॉइंट है वो देखो, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो क्या होता है। क्रियाकलाप 8.3 रबड़ की एक गेंद लीजिए, इसे किसी समतल सतह जैसे मेज पर या कंक्रीट के फर्श पर रखिए। अब गेंद को धीरे से समतल सतह पर धक्का दीजिए। क्या गेंद गति में आ जाती है? गतिशील गेंद को फिर से धक्का दीजिए। क्या इसकी चाल में कुछ परिवर्तन होता है? यह बढ़ती है या घटती है? अब अपनी हथेली को गतिशील गेंद के सामने रखिए। जैसे ही गतिशील गेंद इसे स्पर्श करे, हथेली को हटा लीजिए। क्या आपकी हथेली गेंद पर कोई बल लगाती है? गेंद की चाल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या यह बढ़ती है या घटती है? यदि आप गतिशील गेंद को अपनी हथेली से रोक लेते हैं तो क्या होता है? देखिएगा, विराम अवस्था में गेंद पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाती है। ऐसा कुछ लिखा है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं अगला। आप इसी प्रकार की अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। यानी कि विराम अवस्था मतलब कि एक बिल्कुल ऐसी अवस्था जिस पर वो स्थिर पड़ी है, शून्य में थी। लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर गति प्रदान की। मान लीजिए गोली यानी कि गोल रक्षक जो है, जो गोल बचाता है, गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है, तो इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है और गोल होने से बचा सकता है। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल शून्य हो जाती है। यह परीक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है। मैंने बच्चों को एक दूसरे से रबड़ के टायर या किसी घेरे को धकेलकर तेज चलाने की होड़ लगाते देखा है। चित्र 8.7। अब मैं समझ गया हूँ कि धक्का देने पर टायर की चाल क्यों बढ़ जाती है। ये 8.7 चित्र आपको दिख रहा होगा, है ना। टायर को तेज गति से चलाने के लिए इसे लगातार धक्का लगाना पड़ता है। पहली ये जानने के लिए उत्सुक है, क्या बल लगाने से केवल वस्तु की चाल ही परिवर्तित होती है? आइए हम आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 8.4। एक गेंद लीजिए और इसे क्रियाकलाप 8.3 की भांति किसी समतल सतह पर रखिए। गेंद को धक्का देकर चलाइए। अब चित्र 8.8 बी में दर्शाए अनुसार इसके रास्ते में एक पैमाना रखिए। ऐसा करने से आप गतिशील गेंद पर एक बल लगाएंगे। क्या पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद उसी दिशा में गति करती रहती है? इस क्रियाकलाप को दोहराइए तथा प्रत्येक बार पैमाने को इस प्रकार रखिए कि गतिशील गेंद के पथ से पहले से भिन्न कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा के बारे में अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। ठीक है ना। ये देखो, इस टाइप से अगर आप गेंद की गति कर रहे हैं, गेंद के दे रहे हैं, है ना, या इस प्रकार से स्केल से आप उसको बम्पिंग करा रहे हैं, तो उसकी गति के बारे में आपको आइडिया लगाने की कहा गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ और उदाहरणों पर विचार करते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं।
क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है? इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल या दिशा बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ और उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं? देखो, किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। गति की अवस्था, किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में हो सकती है, दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? आइए पता करते हैं। जैसे ही बल लगाओगे गति की दिशा में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। हाँ, बहुत सारी बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि नहीं होता, पर ज़्यादातर केस में जो है ऐसी स्थिति हो, ऐसी सतह हो जिस पर आप धक्का लगाते हैं आराम से वो आगे चल जाती है। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो आपको बल का प्रभाव दिखाई नहीं देगा। अब यहाँ देखो, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। सारणी 8.2 के स्तंभ फर्स्ट में कुछ ऐसी स्थितियां दी गई हैं जिनके बारे में आपसे पूछा गया है। देखिएगा, स्थिति का वर्णन यहाँ पर लिखा गया है कि एक प्लेट में गूथा हुआ आटा। बल कैसे लगाएं? हाथ से नीचे की ओर दबाने पर, क्योंकि आटे को आप दबाएंगे तभी आटा लग पाएगा, है ना। तो यहाँ पर बल का प्रभाव, गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ, हाँ या ना, आकृति में परिवर्तन हुआ, हाँ या ना, तो उस हिसाब से आप लोग हाँ ना टिक करते हुए चलेंगे और इन चारों को टिक कर देंगे। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं अपन। सारणी 8.2 के परीक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखकर दबाते हैं तो क्या होता है? जब गूथे आटे की लोई को बेलकर चपाती बनाते हैं तो उसकी आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आप मेज पर रखी किसी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। उपरोक्त सभी क्रियाकलाप कर लेने के पश्चात अब आप समझ गए होंगे कि बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है, गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, इसमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इसमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती और अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। अब यहाँ पर हम बात करते हैं संपर्क बल की। संपर्क बल में भी हम पढ़ेंगे पेशीय बल। देखो, क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? नहीं। क्या बगैर पकड़े पानी की किसी बाल्टी को उठा सकते हैं? नहीं, आप कोई जादूगर नहीं है। सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना बहुत जरूरी है। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, पेशीय बल ही हमें अपने सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति अथवा मुड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पेशीय बल करता है? आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते बाहर निकालते समय फेफड़े सिकुड़ते फैलते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए यह पेशियां कहाँ स्थित हैं? हमारे शरीर में पेशियों द्वारा बल लगाने के कुछ उदाहरण आप बतला सकते हैं। देखो, पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं। चित्र 8.9 में आपने देखा भी होगा। यह देखो, पशुओं द्वारा पेशीय बल, क्योंकि रोकना है तो खींचना पड़ेगा इनका जो आगे लगा रखा है रस्सी का, इस टाइप से। अब यहाँ पर देखिएगा,
क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहा जाता है। क्या अन्य प्रकार के संपर्क बल भी हैं? आइए पता करें। घर्षण। अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है, अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पेडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी होती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इसमें जोड़ सकते हैं? इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किसी कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में बल किस दिशा में लग रहा होगा? इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी और नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इनकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है और इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 9 में करेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो, आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो। आइए पता लगाएं। असंपर्क बल की यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो इसमें चुंबकीय बल आता है। क्रियाकलाप 8.6 देखो, छड़ चुंबकों का एक युग्म लीजिए। चित्र 8.10 में दर्शाए अनुसार एक चुंबक को 3 गोल पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों रोलरों पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखें। चुंबक के सिरे के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरों को बेलनों पर रखें। चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। प्रत्येक बार नोट कीजिए कि क्या होता है। जब दूसरे चुंबक को बेलनों पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है तो ये देखो इस टाइप से होता है चीज़ें। अगर यहाँ पर विपरीत ध्रुव है दोनों के चुंबक के तो ये चिपक जाती है, आकर्षित होती है। और अगर सेम है, देखो यहाँ नीला नीला है ना, तो ये दूर दूर भागने की कोशिश करती है। समझ में आ गया होगा इतना। अब देखो, क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या यह सदैव समीप आने वाली चुंबक की दिशा में गति करता है? यह परीक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है? कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी सीखने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण होता है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। स्थिर वैद्युत बल, यहाँ पर क्रियाकलाप 8.7 की बात की जा रही। देखो, प्लास्टिक का एक स्ट्रा लीजिए और इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। अब स्ट्रा के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। स्ट्रा के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए स्ट्रा के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को संपर्क न करें। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रा के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए। फिर से दूसरे स्ट्रा के टुकड़े को जिसे पहले ही कागज की शीट से रगड़ा जा चुका है लटके हुए स्ट्रा के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं? देखो यहाँ पर इस टाइप से दिख रहा होगा आपको, है ना। इन दोनों को आसपास लाने पर कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रा दूसरे स्ट्रा को आकर्षित कर रहा है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रा भी कागज की शीट से रगड़ा जाए तो उसे प्रतिकर्षित करता है। कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रा स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रा आवेशित वस्तु का एक उदाहरण होता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल जो कहलाता है वो होता है स्थिर वैद्युत बल, है ना। वस्तुओं के संपर्क में न आने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का ही एक अन्य उदाहरण होता है। आप अध्याय 12 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आता है गुरुत्वाकर्षण बल। देखो क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल।
आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो ये धरती की ओर गिरता है, ठीक है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर गिरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो यह विराम अवस्था में है। जैसे इसको छोड़ा जाता है तो यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है? यह बल कौन सा होता है? वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को कहते हैं गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व। यह एक आकर्षण बल होता है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं पानी धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हो, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब आता है दाब। क्या दाब और बल में कोई संबंध है? आइए पता लगाएं। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने पर प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? सब्जियों को किसी कुंठित चाकू अथवा चाकू तथा उसके बाद एक तीखे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए, किसमें आसानी रहेगी? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लकड़ी के तख्ते में कील का ठोकना लिखा हुआ है। और इधर क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। यहाँ पर हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस बल के लंबवत हो जिस पर दाब ज्ञात करना है। अब मेरी समझ में आया कि कूलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेटकर क्यों रखते हैं। इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। ये देखिएगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजक में क्षेत्र हर में है, इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल उसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्त में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब उत्पन्न कर देता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों पर बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? क्या द्रवों और गैसों द्वारा भी दाब लगता है? क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है? आइए ज्ञात करते हैं। द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब। क्रियाकलाप 8.8। पारदर्शी कांच की एक नली अथवा प्लास्टिक का पाइप लीजिए। पाइप या नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा इसका व्यास लगभग 5 या 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तानकर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। अपने किसी मित्र से पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। क्या रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है? पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। पाइप में कुछ पानी और उड़ेलिए। रबड़ शीट के फुलाव और पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को पुनः नोट कीजिए। इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराइए। क्या आप रबड़ शीट के फुलाव अथवा पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई में कुछ संबंध देख पाते हैं? देखिएगा, यहाँ पर देखो, दो टूप नलियाँ दिख रही होगी आपको, है ना। बर्तन की तली का पानी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो दाब जो है पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर जो है निर्भर कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्रियाकलाप देखो 8.9। प्लास्टिक की एक बोतल लेना है, उसमें पानी या मधु पेय यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक का उपयोग की जा चुकी कोई बोतल ले सकते हैं, है ना। उसके अनुसार बोतल के पेंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली आपको लगानी। ऐसा करने के लिए कांच की नली के एक सिरे को थोड़ा सा गर्म करना है और फिर जल्दी से बोतल के पेंदे के समीप घुसा दीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि जोड़ के पास से पानी न रिसे। यदि पानी रिसता है तो इसका पिघले मोम से अच्छी प्रकार से आपको बंद करना है। कांच की नली के मुंह को क्रियाकलाप 8.8 के अनुसार एक पतली रबड़ की शीट से बंद कीजिए। अब बोतल को पानी से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं?
इस बार कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट क्यों फूल जाती है? देखो यहाँ बोतल में कुछ पानी और डालिए, क्या रबड़ की शीट के फुलाव में कुछ अंतर आता है? ध्यान दीजिए, रबड़ की शीट को बर्तन के नीचे, ये देखो इस टाइप से नहीं बल्कि पार्श्वों में लगाया गया है। क्या इस स्थिति में रबड़ शीट का फूलना ये दर्शाता है कि पानी बर्तन की दीवारों पर भी दबाव डालता है? आइए इसका और अधिक छानबीन करते हैं। क्रियाकलाप 8.2 प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली डिब्बा या प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दीवार दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे से समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। आप क्या देखते हैं? क्या सुराखों से निकलता पानी बोतल से बराबर की दूरी पर गिरता है? क्या यह दर्शाता है? क्या आप कह सकते हैं कि द्रव बर्तन की दीवारों पर भी दाब डालते हैं? देखो इस टाइप से आप लोग देख पा रहे होंगे, इस बोतल में देखो कितने छेद हैं और समान जगह पर छेद है, यानी कि लेवल पर, तो यहाँ पर समान गहराई से पानी का दाब भी समान होगा। क्या गैस भी दाब डालती है? क्या वे भी जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारों पर दाब डालती है? आइए ज्ञात करें। जब आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है? यदि किसी फुलाए, जैसे यहाँ पर अभी फुलाए हर हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दे तो क्या होगा? मान लीजिए आपके पास एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें सुराग है, क्या आप इसे फुला पाएंगे? यदि नहीं तो क्यों? क्या हम कह सकते हैं कि वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है? यहाँ पर देखो बूझो कह रहा है कि जल संभरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले पाइप की लीक करते हुए जोड़ों या सुरागों से मैंने पानी के फुहारों को बाहर आते देखा है। क्या यह पानी द्वारा पाइप की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब के कारण नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर आगे चलते हैं। देखो स्मरण कीजिए कि यदि साइकिल के ट्यूब में पंचर हो और इसके अंदर की हवा का क्या होता है? क्या यह परीक्षण दर्शाता है कि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल की ट्यूब की अंदर की दीवारों पर दाब डालती है? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवार पर ही दाब डालती है। अब हम पढ़ रहे हैं वायुमंडलीय दाब। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल को दाब कहते हैं। यदि हम एक इकाई क्षेत्रफल की कल्पना करें और इसके ऊपर वायु से भरा एक लंबा बेलन खड़ा हुआ माने, तब इस बेलन में वायु पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। 8.17 चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है, इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्व बल वायुमंडलीय दाब के बराबर बताया गया है। ठीक है ना। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं, ये भंवरा टाइप में आपको दिख रहा होगा, एक पृष्ठ पर दबाया हुआ रबड़ का चूसक है। जब आप चूसक को दबाते हैं तो कफ या पृष्ठ के बीच की अधिकांश वायु बाहर निकल जाती है। चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए यह पृष्ठ के साथ चिपक जाता है। चूसक को पृष्ठ से खींचकर अलग करने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। इस क्रियाकलाप से संभवतः आपको वायुमंडलीय दाब के परिमाण का अनुमान लग गया होगा। वास्तव में यदि चूसक तथा पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु को निकाल दिया जाए तो किसी भी मनुष्य के लिए चूसक पृष्ठ से खींचकर अलग करना संभव नहीं होगा। क्या इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है? यदि मेरे सिर का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर हो तो मेरे सिर पर वायु कितना बल लगा रही है? एक 15 इंटू 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल यानी कि 2250 न्यूटन के, एन मतलब होता है न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है ना। इस गुरुत्व बल के नीचे हम दबकर पिचक क्यों नहीं जाते? इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और यह बाहर के दाब को संतुलित कर देता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस टाइप से ये बच्चा है और इसमें वायुमंडलीय दाब और ये पिचक क्यों नहीं जा रहा, ये वाली कंडीशन है। ठीक है ना। क्या आप जानते हैं 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ओटो वोन गेरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए जिसमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक अर्धगोले पर 8-8 गोले विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए और वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने गोले भी अर्धगोलों को अलग न कर सके। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा।
बल, धक्का देना, इसको कहते हैं अपकर्षित करना, खींचना, अभिकर्षित करना हो सकता है। बल दो वस्तुओं के बीच अनोन्य क्रिया के कारण लगता है। बल का परिणाम, दिशा दोनों होते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन अथवा गति की दिशा में परिवर्तन और दोनों में होने वाले परिवर्तन का अर्थ होता है कि उनकी गति की अवस्था में परिवर्तन होना। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में अथवा उसके आकृति में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके साथ संपर्क में आने पर या संपर्क में आए बगैर लग सकता है। ठीक है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। द्रव और गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं। हमारे चारों ओर की वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इस प्रकार से आप इसके जो अभ्यास प्रश्न है वो कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपटीशन एग्जाम हो या आरटी बोर्ड का एग्जाम हो या आरटी की क्लास वाले बच्चों के लिए हो, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं से आपका काम आसान होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।